Hey guys, welcome back. मैं मेरे हाथ में मैं क्या कब भेजना है 7:15 बजे भेजूंगा मैं. तुम अपना पढ़ाई करो बस. इस क्लास के हिसाब से इंडिया चलेगा, डोंट वरी. देखते हैं आज. मैं उनको बोल देता हूँ टेलीग्राम पे 7:15 को चालू होगा. सात बज के 20 मिनट डाला मैं. ठीक है. Hey guys, welcome back. जैसे कि आपने जाना चैप्टर नंबर 1 को हमने रिवाइज किया. आज हम चैप्टर 1 को द लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि मैं किसको बोला 1 तो हो गया, चैप्टर 5 की बात कर रहा हूं. और अभी चैप्टर 5 आप आसमान के ऊपर जाएगा. दोस्तों, काफी लोगों ने मुझसे कहा सर एग्जामिनेशन देना है कि बहुत मजा है. चैप्टर 1 में बहुत मजा आता है. चैप्टर 5 आता ना, चालू होता है खत्म नहीं होता. उसमें बहुत कुछ है. मैंने आपको इसका एक चार्ट भी बना के दिया था, टेलीग्राम पे मैंने डाला भी था. आप लोगों ने इस चैप्टर को समझना है ध्यान से. जल्दी से आ जाओ इस क्वेश्चन पे. कोर बिजनेस फ्लो. कल शाम में हमारी टेस्ट होगी. पहले मैं 1.5 घंटा पढ़ा होगा, फिर टेस्ट होगी. हे गाइस, वेलकम बैक. कोर बिजनेस फ्लोज एंड रिलेवेंट रिस्क एंड कंट्रोल. क्या लिखा है यहां पे? कासा लिखा है. कासा, करंट अकाउंट एंड व्हाट. अब एकदम कंसंट्रेशन है, एकदम हाई लेवल. बताओ मुझे एक सवाल, अगर मैं पूछूंगा आपसे, सवाल पूछता हूं मैं, अगर मैं सवाल पूछूं आपसे, अगर मुझे करंट अकाउंट खोलना है तो मैं मैन्युअली जाऊंगा. अरे बोल करंट अकाउंट, वो बोलेगा ला डॉक्यूमेंट ला. केवाईसी पूछेगा, मैं साइन करके दूंगा. अब वो आरएम के पास जाएगा. आई हैव गॉट वन मोर ऑप्शन. मैं ऑनलाइन भी खोल सकता हूं. तो अब दोनों भी डेटा आरएम के पास जाएगा. पर आरएम की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद खोले. उसको क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट के पास भेजना पड़ेगा. उसको लगता है कि मेरी औकात है, नहीं है तो रिमूव करेगा. हाँ होगा तो डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट के पास जाएगा. वो मेरा कासा अकाउंट खोलेगा और मैं कासा की सारी सर्विस का इस्तेमाल करूंगा. ये हो गया मेरा कासा. अब बताओ आपका ध्यान है कि नहीं है? मैं आपके लिए रिवाइज कर रहा हूं. देखो, चैप्टर 1 को रिवाइज करने से ज्यादा अच्छा चैप्टर 5 को भी रिवाइज करना है, क्योंकि इसका कंपोनेंट इतना ज्यादा है आप अकेले में मैनेज नहीं कर पाओगे, है ना. तो प्लीज आज ध्यान लगा के अच्छे से. ये अगर आपने जीत लिया ना इस चैप्टर को, तो आपका डर खत्म हो जाएगा. EIS से आज मैं डर भगा दूंगा. क्रेडिट कार्ड चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछेंगे क्रेडिट कार्ड का बिजनेस प्रोसेस फ्लो कैसे होगा. यार ना, बिजनेस प्रोसेस फ्लो ऑफ कासा, बिजनेस प्रोसेस फ्लो ऑफ, याद ना, बिजनेस प्रोसेस फ्लो, BPF, बिजनेस प्रोसेस फ्लो, याद रखना. ओके. अब बताओ इसमें सब कुछ वैसा. आरएम क्रेडिट कार्ड देता गया, वो बोलेगा डॉक्यूमेंट देता गया, साइन करके ले ले. एक तो ऑनलाइन से भी जाएगा, पर दैट आरएम डजंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. इसको देना चाहिए, वो क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट के पास देगा. उनका लगता है मेरी औकात नहीं है, मुझे रिजेक्ट करेंगे. औकात है तो डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट मुझे कासा नहीं खोलेगा, कार्ड देगा. ये पेज खत्म. नेक्स्ट पेज. समझ आया क्या? चलो बात करते हैं भाई और भाई ना. ट्रेजरी प्रोसेस के 3 बच्चे होते हैं, फ्रंट एंड, मिडल, बैक एंड. आप जानते हो बैंक में बहुत सारा पैसा लोगों का आता है. बैंक इस पैसों का कुछ नहीं करेगा ना, बैंक का घाटा हो जाएगा. इसलिए बैंक को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना जरूरी है. तो आप मुझे बताओ बैंक क्या करेगी? लोग जो पैसे देंगे ना, वो ट्रेजरी के पास देंगे. ट्रेजरी राइट समय पे राइट जगह पे उसका यूटिलाइजेशन करेगा. जितने लोग अपने करियर और कल के टेस्ट के बारे में सिरे से अच्छे से पढ़े, मेरे पढ़ाने के बाद में आपको पढ़ने का और मजा आएगा. आपके साथ आज का दिन और कल का बहुत सारा टाइम है. आज रात को बहुत अच्छे से पढ़ लेना. मेरे पढ़ाने के बाद में पढ़ने का स्पीड आपका अपने आप बढ़ जाएगा. दोस्तों देखो ना, अरे फ्रंट एंड, मिडल, बैक एंड. देखो बच्चों, फ्रंट एंड वाले लोग ऑफर्स लेके आएंगे, ऑफर्स लाएंगे, डील्स लेंगे, पर उनको समझता नहीं अच्छा क्या बुरा क्या है. वो जाएगा मिडल के पास में. मिडल उसका रिस्क असेसमेंट करेगा, इवैल्यूएशन करेगा, उसको अच्छा लगता है ना. और बैकएंड को लगता है चलो ठीक है, तो वो कंफर्म करेंगे और अकाउंटिंग करेंगे. फ्रंट, मिडल, बैकएंड, समझ लो. अब चलो आपसे बात करेंगे. एक मिनट रुको बेटा. बिजनेस प्रोसेस फ्लो में एक बात लिखी है यहां पे. ये मैंने इसके वो मॉर्गेज वाले 22 स्टेप्स है. और एक मिनट मुझे बोलने दो. एक मिनट से बोलना था.
ये होम लोन, टॉप अप लोन और लोन्स फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था। मैं आपको बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। होम लोन बोलता आप घर के लिए लोन लेंगे, मान लो 20 लाख का लोन लिया, पर आपने घर बनाते समय आपको लगा था 20 लाख में काम हो जाएगा, पर आपके घर वालों ने इतना माहौल कर दिया वो 25 में हो गया। घर जब चालू होता है ना तब लगता है 20 का है, बनते बनते 25 का हो जाता है या 30 का, क्योंकि ऐसा लगता है आप एक ही बार घर बन रहा है, ये भी लगा दो, अच्छा वो भी लगा दो, वो 25-30 में हो गया। तो आप अगली बार जब लोन लोगे ना उसको होम लोन नहीं बोलेंगे, टॉप अप लोन बोलेंगे। टॉप अप 300 का रिचार्ज मारा, इंटरनेट खत्म हुआ, 100 का और टॉप अप दे दिया, टॉप अप, समझ गया। तो 20 लाख का लोन लिया तो होम लोन आगे, और 5-10 लाख का और ऐड करना है तो उसको टॉप अप बोलते हैं। अब एक होता है लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ये क्या कॉन्सेप्ट है धुना? आज क्या होता है, आजकल जो बिल्डर से हम लोग घर लेते हैं ना, वो प्लिंथ वाइज पैसे लेता है, स्लैब वाइज। तो बैंक हमें वैसे पैसा देती है, और बैंक पैसा हमें नहीं देती, डायरेक्टली बिल्डर के अकाउंट में आता है। कुछ लोगों ने लिया होगा तो पता होगा, देखिए एक होम लोन था पूरा पूरा अक्खा 20 लाख आज ही मिल जाएगा। ये तीसरा वाला वैसा नहीं है। तीसरा वाला क्या करता है, अगर मान लो मैंने बिल्डर को पैसे, बिल्डर का फ्लैट बुक किया, उसका फ्लैट अभी चालू हुआ, तो फर्स्ट फ्लोर पे 10% देना है उसको, तो बैंक क्या करती है 10% देती है उसके अकाउंट में, मेरे पास आया ही नहीं। ये सी का आंसर बोल रहा हूँ। फिर और उसने डिमांड रेज की कि भाई मेरा 3rd फ्लोर रिकॉर्ड हो गया, तो उसने 10% और रेज किया। फिर मैं बैंक को बोलता हूँ, बैंक वापस से 10% देगी। ऐसा तब तक चलेगा जैसे जैसे फ्लोर बढ़ते रहेंगे वो रेज करेगा, बैंक मुझे पैसा नहीं देंगी, उसको देगी। किसको? तो बैंक से पैसा कहाँ जाएगा? इसको बोलते हैं लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो 3 टाइप के लोन मिलते हैं। होम लोन तो होम लोन है, अरे कॉन्सेप्ट चिल्लर यार, होम लोन तो पूरा लोन है। अब ए में और सी में क्या फर्क है? ए में आपको अक्खा मिलेगा, सी में थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और बी में टॉप अप मिलेगा, होम से थोड़ा सा एडिशनल। समझ गए? अब बात करेंगे प्रोसेस। ओहो 24 स्टेजेस है इसके अंदर। डू यू रिमेंबर ऑल द 24? बताएंगे 24 स्टेजेस कौन सी? आपके पास में वो बुक में पेज नहीं तो मैं खोलता, 1 मिनट रुकिए, आपको टाइम लग जाएगा ये करने में। 20 आपने इतने दिन मेरा बहुत कुछ सुना है ना, आज सुन लो, आज ये चैप्टर रिवाइज कर लो बस अच्छे से, सच में बता रहा हूं, ये टेरिफिक चैप्टर है। कितना बोल रहे हैं? आगे ओके। अब देखना ध्यान से है। सबसे पहली बात, ए भाई, ए आरएम, मॉर्गेज पे लोन दे रखा है, वो क्या दे देगा मुझे? वो बोलेगा ला केवाईसी ला। फिर मैंने केवाईसी सबमिट किया, एक तो उसको पसंद भी आ सकती है या बोलेगा वापस। तो मान लीजिए यहाँ का सब खत्म हो गया, ये सब हो गया। मैं कस्टमर था, आरएम ने देख लिया, आरएम को लगा सब सही है, आरएम की औकात नहीं ना, और क्रेडिट रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट को देगा, वो चेक करेगा मेरी औकात, पेपर की औकात नहीं, मेरी औकात, मेरे बिजनेस की औकात, मैं आदमी लॉयल हूं, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है, उसको लगता है ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा लगता है उसको, मतलब मैं भी अच्छा लगता है उसको, लगता भी एसपीसी चलता भी है और मैं भी रिलायबल आदमी हूं, और उसने मुझे लोन देने के लिए हाँ कह दिया। तो वो क्या करेगा? अभी भी उसको लगता है, पर मान लो एसपी अच्छा आदमी है, एसपी को कल एक्सीडेंट होगा, ऊपर चला गया तो एसपीसी भी बंद हो जाएगा, एसपी बंद हो जाएगा, तो उसके समय पे पैसे कौन देगा? तो इजीली वो टू बी ऑन सेफर साइड मेरी प्रॉपर्टी भी गिरवी कर लेगा। पर प्रॉपर्टी सही है कि झूठी हो तो टाइटल चेक करना पड़ेगा। टाइटल सर्च मतलब क्या रे? चेक करेगा सचमुच मेरे नाम पे है। और वैल्यूएशन क्यों चेक करेगा? अब मैं 4 करोड़ ले रहा हूं तो चेक करेगा 4 करोड़ से ऊपर मेरी प्रॉपर्टी है क्या नहीं। और ये वो लोग बाहर के लॉयर्स हैं, ये काम उनको किसने दिया था? इन्होंने दिया था, तो ये रिप्लाई भी उनको देंगे, साहब हमने सब चेक कर लिया, देखो ऊपर जाएगा, बराबर है कि हमने चेक कर लिया, अब आप प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकते हो। इसके बाद में ये खुश हो गया, बोला चलो अच्छा है, स्वप्निल पटनी आदमी भी अच्छा है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है, अब इसको लोन देना है मुझे। लोन ये खुद दे सकता क्या? नहीं, वो तो डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट देगा, इसलिए यहां से एक लाइन नीचे आएगी, यहां पे आई। पर क्या है ना, ये हाँ बोलने के बाद में मुझे स्वप्निल पाटनी को एज अ पर्सन कंफर्म देना पड़ेगा, देख भाई इतना लोन सैंक्शन हुआ है, इसलिए लाइन देखो ऊपर चले गई, बहुत ऊपर गई, और मुझे इन्फॉर्म किया स्वप्निल पाटनी 3 करोड़ ने आपका 2 करोड़ सैंक्शन होगा, एग्जाम्पल। फिर चलो मैंने बोल दिया ठीक है साहब कोई बात नहीं, फिर मैंने क्या करा, वो साइन करके बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं मुझे मंजूर है। तो आरएम के पास में आया और आरएम ने इनको दे दिया ठीक है स्वप्निल पाटनी ये लोन लेने को रेडी है। अब लोन रेडी है तो वापस आरएम के पास गया है, क्या करने का आरएम के पास में? किसको पैसे दे दो, इसको पैसे दो, सुनो ना। पर आरएम बोलेगा रुको अभी, पैसे कैसे पैसे दे दे?
इसका तो ये जो आपने जो जेरोक्स दिया था ओरिजिनल भेजो। तो ये क्या करता है, ऊपर वाले को बोलता है, देखो एरो दोनों साइड से चलती हैं। ये बोलेगा डॉक्यूमेंट्स दो, इसने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। आरएम के उसमें डॉक्यूमेंट्स आए, आरएम ने बोला एक सही समय पे मुझे अकेले में बुलाया, प्रॉपर्टी पे चार्ज करवा। जैसे प्रॉपर्टी पे चार्ज हो जाएगा, जैसे चार्ज होता मुझे पैसे मिलते हैं और तुरंत ये प्रोसेस एंड होती है। हर बार जब ईएमआई देता रहूंगा ये लोन खत्म होते रहेगा। जिस समय पूरा ईएमआई खत्म हो गया लोन खत्म हो जाएगा। वापस से एक बार बताएंगे, प्रमुख 5 स्टेप कौन से? एक मैं कस्टमर, दूसरा आरएम, तीसरा क्रेडिट डिपार्टमेंट, चौथा लीगल डिपार्टमेंट, पांचवा डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट। कोई डाउट है इसमें? ये सब समझ में आया ना कौन सा प्रोसेस चल रहा है ये? इसके पहले कासा देखा था, हो गया। इसके पहले हमने क्रेडिट कार्ड देखा था, ट्रेजरी देखा था, मॉर्गेज होगा। मॉर्गेज में इतने स्टेप्स होते हैं। कल एग्जामिनेशन में ऐसा पूछ सकता हूँ, इसका फ्लो ड्रॉ करिए, आप ड्रॉ करना। हाँ नहीं ऐसा नहीं पूछेंगे आपको, मॉर्गेज पूछेंगे। हाँ फ्लो चार्ट, मैंने अगर बोला फ्लो चार्ट ड्रॉ कर तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने का। कल मैं बोल सकता हूँ ना फ्लो ड्रॉ करिए। मोस्टली एग्जामिनेशन में प्रीवियस अटेम्प्ट में उन्होंने फ्लो पूछा था, तो मैं भी आपको एग्जामिनेशन में कल फ्लो पूछूंगा। फ्लो ड्रॉ करिए, तो बॉक्सेस 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 घुमाना है। ये हो गया पेज। आपको 2 हॉली डायग्राम दिख रही है क्या? एक फंड बेस्ड है, एक नॉन फंड बेस्ड है। एक देखना इधर, फंड एंड नॉन फंड का डिफरेंस क्या है? फंड में पैसे मिले, नॉन फंड में सीसी मिला, नहीं क्या बोलते हैं उसको, एलसी मिला, लेटर ऑफ क्रेडिट मिला। हे गाइस, आर यू देयर? अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ ही लेता हूं, फंड में क्या मिला? पैसा, सीसी, ओडी सब मिला। और नॉन फंड में पैसा, ओडी वगैरह नहीं मिलता, लेटर ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है। चलो बोलो, आपने किसको, अभी आपको लोन चाहिए? मॉर्गेज नहीं, फंड बेस्ड। मॉर्गेज नहीं है, मॉर्गेज आया तो 20 लाख क्वेश्चन आता है। अभी मैं मॉर्गेज की बात नहीं कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉर्गेज, आई एम टॉकिंग अबाउट फंड बेस्ड, मतलब सीसी, ओडी, लोन की बात कर रहा हूँ मैं। आरएम देता क्या लोन? वो बोलेंगे लाख केवाईसी ला। देखो कितने जल्दी दिक्कत है। उसके बाद में बोलेगा यार ये केवाईसी दिया, अब वो क्रेडिट टीम के पास जाएगा। क्रेडिट टीम के बाद में लगता है यार नहीं ये कस्टमर बड़ा अच्छा है, तो नहीं तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अरे बोलो, तो पहली बात क्या होती है? देखो यहाँ पे वापस से कस्टमर कहाँ पे गया? आरएम ने क्या बोला, भाई ये डॉक्यूमेंट दे। फिर डॉक्यूमेंट कहाँ भेज दिए? क्रेडिट डिपार्टमेंट ने बोला कि इतना देंगे तुझे। फिर कस्टमर बोलता है नहीं यार ये इतना सा क्या लोन दे रहा आप मुझे। या हो सकता है कस्टमर बोले ठीक है दे दो यार, जितना मिल रहा है उतना मिल रहा है। उसके बाद में क्या होगा आप मुझे बताओ? उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? पीडीसी बनाएंगे और उसका एक मास्टर बनाएंगे। देखो अभी तक लोन दिया क्या, देने वाले हैं। ट्रांजैक्शन पहले करेंगे, मास्टर करेंगे। तो पहले बनाएंगे मास्टर, पर कौन बनाता है? ये क्रेडिट टीम नहीं, ये डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट मास्टर बनाएंगे। मास्टर बनाने के बाद में 4 ट्रांजैक्शन करेंगे। पता अगर लोन जिस दिन देंगे मुकेश अंबानी को तो क्या होगा? मुकेश अंबानी का अकाउंट क्रेडिट होगा, लोन का अकाउंट डेबिट होगा। वापस देंगे तो उल्टा हो जाएगा, मुकेश अंबानी का अकाउंट डेबिट होगा, लोन का अकाउंट क्रेडिट होगा। वापस बोल दो एक बार, सही बोल रहा हूँ। लोन अकाउंट डेबिट टू मुकेश अंबानी को। जब मुकेश अंबानी पैसे देंगे मुकेश अंबानी का अकाउंट नील हो जाएगा, बोलो आगे, और लोन अकाउंट भी क्रेडिट होकर नील हो जाएगा। पर बताओ अगर मान लो मुकेश अंबानी को अगर मान लो इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो मुकेश अंबानी का अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट का अकाउंट क्रेडिट होगा। ये सारी चीजें हमने ये एक्रूअल को हटा दिया था, समझ गए? और ये सारे लेजर्स बन गए, इनका ये सब लेजर बना और बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गया। एक बार बोलो वापस से, आरएम सुनो क्या दे? उसके बाद में क्या होगा? केवाईसी मिला। फिर आपने क्रेडिट डिपार्टमेंट को भेजा, उन्होंने बोला इतना मिलेगा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप पीडीसी बना के वो डिसबर्समेंट को दोगे। डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा? अच्छा ट्रांजैक्शन पहले, मास्टर बना के बाद में ट्रांजैक्शन करेंगे। लोन देंगे तो किसको डेबिट? लोन को डेबिट, मुकेश जी को क्रेडिट। मुकेश जी अकाउंट डेबिट होंगे, ये क्रेडिट होंगे अगर जब लोन वापस आएगा तो। और इंटरेस्ट अकाउंट जब इंटरेस्ट चार्ज होंगे तो मुकेश अकाउंट का डेबिट होगा, इंटरेस्ट का क्रेडिट होगा। फिर सबके लेजर बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। यही चीज अगर मैं करूंगा ये नॉन फंड बेस्ड में। अरे बोल रहे नहीं आप? आरएम एलसी देता क्या? आपको नीरव मोदी का एलसी देता, बोले देता ना, बोले तो डॉक्यूमेंट देना, बोले लेना। उसके बाद में क्या होगा? ये क्रेडिट डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वो बोलेंगे इतना का सैंक्शन करेंगे, बोले कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे? इसका एलसी डॉक्यूमेंट। उसके बाद में क्या होगा? तो ये डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट ने मास्टर बनाए और जब भी बोलो आप क्या होगा?
अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट देंगे, वो एक्सपोर्टर को, मान लो डायमंड का एक्सपोर्टर बैठा है यूके में, उसने एक्सपोर्ट किसको किया है? नीरव मोदी। और बैंक क्या गारंटी ले रही है? अगर ये नीरव मोदी अगर नहीं देंगे ना, हम देंगे बस। तो बताओ उस समय बैंक ने क्या क्रिएट किया? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट की। तो क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? कॉन्टिंजेंट एसेट डेबिट होगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रेडिट होगा। और मान लो नीरव मोदी ने अच्छे से पैसे लौटा दिए, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डेबिट होगा, मतलब नल इफेक्ट हो जाएगा। इस पूरे काम के लिए बैंक कुछ चार्ज करेगी, तो उसको डेबिट करेंगे नीरव मोदी को, और बैंक अपना कमीशन क्रेडिट करेंगे, सारे लेजर्स रिस्पेक्टिव क्लोज हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएगा, हो गया है। ये याद रखना सिर्फ। पापा का नाम क्या है? नॉन फंड बेस्ड, फंड बेस्ड। समझ गए? इनका भी नाम क्या है? प्रोसेस का फ्लो। अगला सवाल पूछूंगा, ये आपने बोला था इंटरनेट बैंकिंग का प्रोसेस कैसे होता है। आपको मैंने इस चैप्टर में जितनी चिट्ठियां लगाई ना, आज तक किसी भी चैप्टर में नहीं लगवाई है। अब वो तो मैंने क्या लगाया था, ये मेरा लैपटॉप है, डेटा यहाँ पे है क्या? डेटाबेस सर्वर में है। पर मुझसे पासवर्ड कौन पूछता है? एप्लीकेशन सर्वर। पासवर्ड सही हो तो मैं कहाँ जाता हूँ? पर वो जाता है वेब सर्वर पे। वेब सर्वर के पास में डेटा होता नहीं, वो जाता है डेटाबेस सर्वर से, वहाँ से डेटा आता है वेब सर्वर से, वेब सर्वर से आता है एप्लीकेशन पे, और फिर मुझे मेरे लैपटॉप पे दिखता है। ये उसका इंटरनेट बैंकिंग का प्रोसेस है। पर उसके अंदर कौन से फीचर होते हैं? अब बता दो, जब भी आप नेट बैंकिंग खोलते हो या एटीएम खोलते हो, क्या क्या दिखता है अंदर? पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, स्टॉप चेक कर सकते हैं, डेबिट कार्ड स्टॉप कर सकते हैं, नए चेक के लिए कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेट्रा कर सकते हैं। वो सब है। एग्जामिनेशन में पूछेंगे इंटरनेट बैंकिंग का प्रोसेस क्या है। तो ये क्या है मेरे पास में? क्लाइंट है मेरा। मुझे पासवर्ड कौन पूछेगा? अरे मुझे पासवर्ड कौन पूछेगा? एप्लीकेशन। फिर मुझे स्टेटमेंट डेटाबेस देंगे वेब सर्वर। वेब सर्वर पे मैं जाऊंगा, वेब सर्वर के पास में डेटा है नहीं, वो कहां जाएगा? वहां से डेटा कहां पे आएगा? वेब सर्वर से कहां पे आएगा? और फिर कहां पे आएगा? और ये जो क्वेश्चन है ना, ये कस्टमर इज अ प्रोवाइडेड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी विच वुड इंक्लूड, ये सब काम वो आजकल घर बैठे बैठे कर सकता है। ये तो बहुत ईजी है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है, ये छोड़ दो, उसके बाद में एक क्वेश्चन है, देखिए। एक क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। बताओ एक आजकल बैंक को कौन से एक्ट एप्लीकेबल है? एक मामला है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई के रेगुलेशन है, और एक मामला है। एक सवाल में आईटी एक्ट तो बोला ही मैंने। आपसे एक सवाल है, आजकल आरबीआई 3 काम करता है। वो करेंसी को प्रिंट कराता है, सारे बैंक के ऊपर मॉनिटरिंग करता है, और साथ साथ में मॉनिटरिंग की अथॉरिटी है। मतलब देश में फ्लक्चुएशन है, इन्फ्लेशन है, उसके हिसाब से देख के वो नोट बनाता है। 3 काम बोल दो, मॉनिटरी अथॉरिटी, करेंसी का प्रिंट करता है, और सारे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर उसका ध्यान होता है। अगर मैं आपसे बोलूंगा चैप्टर नंबर 1 में आपने ऑफेंसेस देखे थे, यहाँ पे उन गुनाहों को सजा मिलती है। बताओ 66E क्या है? प्राइवेसी। प्राइवेट एरिया के फोटो निकालना। नेक्स्ट, ये क्या है? इंपर्सोनेशन, चीटिंग करना। औरंगाबाद के औले अंकल को किसने चीट किया था? कंप्यूटर का यूज करके कोई किसको चीट करे ना, तो उसको 66D में सजा होती है। सब में एक ने चोरी की गुड्स बाय करे, तो जो चोर है वो तो चोरी है, बट जो चोरी की गुड्स बाय करने वाला वो भी चोर है। व्हाट इज 66? 43 में जिन लोगों ने गंदा काम किया ना, उसकी सजा 66 में होती है। और सोर्स कोड, कंप्यूटर का जावा कोड, फ्लो चार्ट किसी ने चुरा है, टैंपरिंग किया, 65 में आते हैं। बताओ ये सब क्या देखा आपने? वापस से बोलो, 66E क्या है? प्राइवेट एरिया के फोटो निकालना। क्या चोरी के गुड्स बाय करना वो भी चोर है? वो 66B है। 66D क्या है? डी, कंप्यूटर का यूज करके किसी ने किसको चीट किया, वो 66D में आता है। 66B में क्या आता है? चोरी के गुड्स बाय करना। व्हाट इज सेक्शन 66? कंप्यूटर ऑफेंसेस को जितने भी 43 में हुए हैं उनकी सजा 66 में होती है। और कंप्यूटर अभी क्या है, एक एक चीज़ क्यों पढ़ते हैं, और मैंने भी क्यों इतना डिटेल में पढ़ा है, मैंने आपको बताया नहीं, आज तक मैंने कभी भी इतना डिटेल में एक एक लाइन नहीं पढ़ा था। इस बार MCQ की वजह से इतना पढ़ना पड़ रहा है, और बैच की इसलिए भी नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं। और पर मैंने सोचा था कि थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बता के बोल दूंगा बच्चों को घर पे पढ़ लो। पर प्रॉब्लम है ना, अब एक एक चीज़, ये सेक्शन नंबर भी याद क्यों करना पड़ रहा है? वो बोलेंगे ऐसा ऐसा ऑफेंस है, बताओ कौन से सेक्शन में आएगा। मतलब आप क्या है, एवरी स्मॉल थिंग इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। MCQs के पहले क्या था, ऊपर ऊपर से कौन से बताना थे, सिर्फ रफली आइडिया भी होता चलता था। अब वैसा नहीं ना, आप देख रहे हो MCQs में, अभी थोड़ी देर में आपको समझ जाएगा क्या लेवल पे आपको पढ़ाई करना जरूरी है।
समझ आ रहा लगे? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अब बताओ पामला का लॉन्ग फॉर्म क्या है? कौन से साल में आया ये? अगेन 2002 में आया। कंपटीशन एक्ट भी 2002 में आया था। अच्छा सुनो ना, पामला, आपने भुजबल जी को याद किया है, लालू प्रसाद को, इन्होंने ब्लैक पैसे को व्हाइट बनाया। मतलब गंदे धंधों से, दाऊद ने गंदे धंधों से पैसे खाते हैं, डकैती करते हैं, नोट प्रिंट करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, कुछ भी गंदा, प्रोस्टिट्यूशन करते हैं। अब बताएं, इनसे जो पैसा कमाया, पर ये जब गाड़ी खरीदे जाएगा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पैसा क्या है, इसलिए वो व्हाइट कैसा करेंगे, पहले प्लेसमेंट कर टुकड़े बनाएंगे, तो सब दाऊद अपने साथियों को बोलेंगे तो बैंक में जमा कराओ, और बाद में उसको इतने बार लेयरिंग करेंगे, वो समझ नहीं कि सोर्स क्या है, और बाद में दाऊद अपने पैसे वापस मंगवा लेगा। उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना मतलब क्या, सबको वापस बुलाना। तो प्लेसमेंट हो गया, लेयरिंग हो गया। एक बात पूछूं, क्या एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल पूछते हैं, पीएमएलए के 3 स्टेजेस कौन से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आईसीआई के लिए। प्लेसमेंट करेंगे, लेयरिंग करेंगे, तो अब बताओ ऐसा करके दाऊद का फायदा क्या हुआ? दाऊद अब वो चीजें खरीद सकता है जो पहले वो खरीद नहीं सकता था, वो भी व्हाइट में खरीदेगा। आजकल बताओ बैंक की जिम्मेदारी क्या है? बैंक जब भी अकाउंट खोलता है ना, तो वो पैन और वो सब कुछ आधार देखता है। जब भी किसी ने 10 लाख से ऊपर जमा किए, एक तो एट अ टाइम किए होंगे या फिर इंस्टॉलमेंट में किए होंगे, उसका सबका रिपोर्टिंग उसने किसको करना चाहिए? ईडी कौन है? एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जो पामला का बॉस होता है। आजकल ये तो सब रिपोर्टिंग का तो ठीक ही है, पामला को आजकल हर बैंक का एक्सेस भी है। बताओ अगर मान लो कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, क्या बैंक ने वो भी रिपोर्ट करना चाहिए? मान लो जहीर ने 2 करोड़ जमा कराए, तो उसने वो भी रिपोर्ट करना चाहिए? जी हाँ, करना चाहिए। क्यों? बैंक को लगेगा तेरा सोर्स ऑफ इनकम कैसे हो सकता है 2 करोड़, मतलब उसको जब भी कोई बैंक को लगता है ना कुछ गलत बड़ोल, तो उसने क्या करना चाहिए? रिपोर्ट करना चाहिए किसको? ईडी को, ताकि ईडी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इसी के साथ में ये पेज जो है ना खत्म हो गया। अब उसके बाद में आपने अगर देखो, ये पेज हो गया, ये पेज भी हो गया, ये पेज हो गया, राइट? कितने पेज हो गए भाई? हाँ, 4 हो गए, और सिर्फ 2 पेज बाकी है। उसमें से 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट तक आपको पढ़ना है। और ए भाई रुक जा, कुछ मत बोल, 2 मिनट रुको, फिर मेरा क्विज चालू होगा, फिर आप भी सॉल्व करना। हाउ डज सीबीएस वर्क? और आज अपने में से कोई फर्स्ट चाहिए मुझे? अरे तुम में से फर्स्ट आना चाहिए, वो वर्चुअल वाले फर्स्ट आ रहे हैं आपसे। अच्छा, पिछली बार का जो नंबर 1 है वो वर्चुअल वाला है, दिल्ली नहीं वाला है वो। मुझे लगा लड़की जो जागृति, वो बोले सर मुझे आप क्या फीमेल समझ रहे हैं? मैंने कहा जागृति हो। बोले सर जागृत, मैं जागृत। तो उसका आज मैंने फोटो अपलोड किया, देखा क्या आपने? वो लड़का है वो, ठीक है। वो मुझे चिल्ला रहा है, सर आपने क्या लड़की बना दिया मुझे। मैंने कहा सॉरी है। फिर उसने फोटो भी भेजा मुझे, सर देखो लड़का हूँ मैं। अबे अपनी तरह ना महाराष्ट्र में जागृति जागृति बोलते हैं। जागृत नाम का मैंने कोई लड़का सुना, उसका जागृत नाम है तो है। अब बताओ एक सवाल बताओ, सीबीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है? कोर बैंकिंग सिस्टम है ना? वैसे जागृति लेक्चर देखने वाला है। जागृत, आई एम वेरी सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा तो, मतलब मुझे सच में नहीं पता यहाँ पे, बट एनीवेज ऑल द बेस्ट। आप एक क्विज 2 भी जीतेंगे, ठीक है? आप बताएंगे दोस्तों सीबीएस में कोर बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताओ जब कोर बैंकिंग नहीं था तो क्या था? हर कोई ब्रांच का डेटा हर कोई बैंक में होता था। हर कोई बैंक का डेटा, पूना का डेटा पूना में ही, सपोज मैं पूना के देना में सबमिट कर रहा हूं डेटा, तो पूना में ही पैसे मिलेंगे, दिल्ली के देना में नहीं मिलेंगे। ये कौन सी बैंकिंग थी? कोर या कोर के पहले वाली? कोर से क्या हुआ? हर ब्रांच का डेटा। अरे ये बोलो ना, हर ब्रांच का डेटा। तो क्या पूना में जो पैसे भरता हूं नागपुर से निकाल सकता हूं, दिल्ली से अरे कहीं से भी, बिकॉज सबका कॉमन डेटा है। बताओ पूरे बैंक का एप्लीकेशन एक है, बहुत सारे। अच्छा बताओ आजकल एटीएम में, ऑनलाइन बैंकिंग में, मोबाइल बैंकिंग में सबका बैलेंस एक जैसा क्यों आता है? बिकॉज सबको मिलने वाला डेटा एक ही जगह से, कॉमन सर्वर है सबका। अब बताओ ऐसी ही कोर बैंकिंग को लगाना चाहती है चंदा जी। चंदा जी बताओ हाउ डज सीबीएस वर्क? कैसे चंदा जी? अरे कितना इजी है, पहले प्लानिंग करेगी वो कहेंगे फिर मैं अप्रूवल लेती हूँ, फिर वो क्या करेंगे, बहुत सारे वेंडर में से एक को सेलेक्ट करेगी, फिर उसका डिजाइनिंग होगा, उसका टेस्टिंग होगा, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, बार बार उसका सपोर्ट करके मेंटेनेंस भी होगा, तो मेंटेनेंस आएगा, सपोर्ट आएगा, और बाद में उसका अपडेशन भी हो सकता है, और बाद में उसका मॉनिटरिंग भी हो सकता है। 9 पॉइंट्स बोलिए फिर से एक बार। चंदा जी प्लानिंग करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हाँ बोलवाएगी,
बहुत सारे वेंडर है सीबीएस के, जैसे पिनाकल एंड ऑल दैट, उसमें से एक को सिलेक्ट करेगी, अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज डिजाइन कराएगी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होगा, इंप्लीमेंट होगा, बार बार उसका मेंटेनेंस करेंगे, उसके लिए सपोर्टिंग होना चाहिए। मान लो साइबर लॉ चेंज हुआ या जीएसटी चेंज हुआ, उसके हिसाब से अपडेशन करेंगे, और ऑडिट में बार बार चेक करना होगा कि सॉफ्टवेयर वैसे ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए। ओके, बता दो मैं इसमें से किसकी बात कर रहा हूं, फटाफट लास्ट 10 मिनट्स गाइस, हरी आप। इसमें से मैं किसकी बात कर रहा हूं आप बताओ? एप्लीकेशन और डेटाबेस में, जहां पे डेटाबेस होता है और जो हमारे डेटाबेस से संपर्क करने में मदद करता है, एप्लीकेशन। अगर मैं आपसे बात करूं जहां पे दुनिया की सारी वेबसाइट्स होती है, वेब सर्वर, आप बात करेंगे प्रॉक्सी सर्वर चेक कर रहा है कि आपका जो रिक्वेस्ट है सही है क्या नहीं, और रिक्वेस्ट सही नहीं होगा तो वो वेब सर्वर पे जाने नहीं देगा। प्रॉक्सी वाहियात चीजों को रोक देता है। बताओ कभी भी बैंक को अगर सॉफ्टवेयर लगाना है, वायरस कौन चेक करता है? एंटीवायरस। आप जवाब देंगे इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर एंड इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। कौन चेक करता है पासवर्ड सही के नहीं? एप्लीकेशन। कहां पे जाके चेक करता है? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर पे। चेक कौन करता है? इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। कहां पे होते सारे आईडी पासवर्ड? कभी कभी डेटाबेस बहुत बिजी हुआ तो टेम्पररी सब डेटा एटीएम चैनल सर्वर में होता है, वहां से उसकी चेकिंग हो जाती है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है आपसे, आप जवाब देना। आर्किटेक्चर में मैंने आपको इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ड इंफॉर्मेशन सीआरआर बोला था, ये आर्किटेक्चर, इनबिल्ट आर्किटेक्चर ऑफ सीआरएम। अब देखो सीबीएस के अंदर इंफॉर्मेशन सीआरआर बोला। इंफॉर्मेशन मतलब क्या? जैसे आपने इस ब्रांच में कुछ किया दूसरी ब्रांच को मालूम चल जाता है। सी मतलब क्या? अनिल अंबानी जैसे लोग हैं, मुकेश अंबानी, उनके हिसाब से एचडीएफसी बैंक अपने आप को कस्टमाइज कर सकता है। आर मतलब क्या रे? अगर मैंने फिनाकल अगर सॉफ्टवेयर लिया है तो जैसे ही वो अपने सॉफ्टवेयर को लॉ में कुछ चेंजेस करते हैं उसका अपडेट मुझे भी मिल जाता है। और लास्ट में रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन? कम से कम समय में 100 आंटी का जो काम था एक एटीएम कर रहा है, तो पूरे रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन होता है। बताओ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन। सी मतलब कस्टमर सेंट्रिक होता है। आर मतलब रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन। आर मतलब रेगुलेशंस। अगला सवाल आप बताएंगे दोस्तों, फीचर्स एंड कंपोनेंट्स। सबसे इजी क्वेश्चन का कंपोनेंट लगता है मुझे। एटीएम खोलने के बाद में क्या क्या फीचर्स दिखते हैं? क्या क्या दिखता है आपको? विड्रॉ, डिपॉजिट, कैश बैलेंस, आपका चेक को रोकना, डेबिट कार्ड, ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट। आप बताओ ऑनलाइन बैंकिंग में आरटीजीएस होगा, एनईएफटी होगा, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आजकल तो बैंकिंग में फॉरेन एक्सचेंज भी होता है, डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड को स्टॉप करने का है, अगर पासवर्ड चेंज करने का है, अगर आपको बैलेंस स्टेटमेंट डाउनलोड करने का है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है, इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, शेयर्स को खरीदना है, सारे काम तो होते हैं। कंपोनेंट्स बोला ना, टेंशन नहीं लेगा, ऐसा सोचने का वो खोलना है, वो एटीएम खोल दिया आपने, क्या क्या दिख रहा हो लिखना है। अब आपका नाम है कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस। आपने इसके लिए एक मिनट नहीं बनाई थी। बताओ क्या बोला था कोर फीचर्स के बारे में? रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉइज रिमोट लोकेशन से भी, एनीवेयर, रिलायंस कंपनी में ऑथराइज एम्प्लॉइज डेली बेसिस पे ऑनलाइन सर्वर का सेंट्रलाइज डेटाबेस का अपडेट करते हैं, ऐसा कुछ लिखा था। वापस से बोलना, रिलायंस कंपनी में ऑथराइज एम्प्लॉई डेली डेटाबेस। मैं सारे वर्ड बोलता हूं, आगे पीछे होगा सिर्फ। डेली बेसिस पे सेंट्रलाइज डेटाबेस को साइमल्टेनियसली एक्सेस करते हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ तो पॉइंट है। अब क्या है देखो बच्चों, रिलायंस का मतलब क्या है? आजकल कोर बैंकिंग पे रिलाय कर सकते क्या नहीं? हाँ, रिलायंस के एम्प्लॉइज। आप आगे बोलो, ऑथराइज्ड एम्प्लॉय। ऑथराइज मतलब क्या? वो सॉफ्टवेयर खुद ही चेक करता है कि बंदा ऑथराइज्ड है क्या नहीं। रिलायंस कंपनी में ऑथराइज्ड एम्प्लॉय, ऑथराइज्ड एम्प्लॉय से कुछ पॉइंट है ना, एम्प्लॉय वाइज हम उनको एक्सेस देंगे। रिलायंस कंपनी में ऑथराइज्ड एम्प्लॉय डेली, हम डेली चाहे क्लोज कर सकते हैं, मंथली चाहे क्लोज कर सकते हैं, वैसा क्लोजिंग कर सकते हैं जैसा। हाँ आगे, एनीवेयर का मतलब क्या हुआ? आज ये सीबीएस का बैंकिंग जो है ना, दुनिया में कहीं से भी एक्सेस है। रिलायंस कंपनी में ऑथराइज्ड एम्प्लॉय डेली बेसिस पे, एनीवेयर। ऑनलाइन मतलब ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब अभी आपने कुछ किया तो तुरंत उधर हो जाता है, ऑनलाइन। हाँ, सेंट्रलाइज मतलब कोर बैंकिंग का डेटाबेस एक ही जगह पे है, सब ब्रांच का डेटा सब बैंक के पास में नहीं है। हाँ, डेटाबेस का साइमल्टेनियसली। अब क्या है डेटाबेस मतलब? उनका कॉमन डेटाबेस है। साइमल्टेनियस मतलब क्या रे?
एटीएम से भी आप काम कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग से भी कर सकते हो, साइमल्टेनियसली पोस्ट हो सकता है, आगे बोलो, या 1000 लोग साइमल्टेनियसली उसके ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी अपने आप कर देता है। ये कोर बैंकिंग के बेसिक फीचर है। वैसे देखा गया तो इस पेज के मैक्सिमम सारे क्वेश्चन खत्म हुए, सिर्फ एक जो मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, जिसका नाम क्या है, टेक्नोलॉजी। इस पूरे 5 क्वेश्चन में से बताओ सीबीएस आर्किटेक्चर कौन सा है? इंफॉर्मेशन सीआर। इंफॉर्मेशन मतलब क्या? तुरंत फ्लो होती है। सी से, आर से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आर से रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब बात करो कंपोनेंट्स की। कुछ नहीं, एटीएम खोलने के बाद जो दिखता है वो कंपोनेंट्स है, तो समझ जाएंगे वो। कोर फीचर्स बोलो। रिलायंस कंपनी में ऑथराइज एम्प्लॉई एनीवेयर ऑनलाइन सेंट्रलाइज डेटाबेस को साइमल्टेनियसली पोस्ट कर सकते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये किसके लिए? कोर फीचर्स के लिए। ये टेक्निक याद आई, और आप रिलायंस भारत की कोर कंपनी है, इसलिए रिलायंस वहां पे नाम आना चाहिए। अब टेक्निकल कंपोनेंट्स तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। हाउ डज सीबीएस वर्क? प्लानिंग करेंगे, अप्रूवल करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, टेस्टिंग करके इंप्लीमेंट करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, ऑडिट करेंगे, हवन करेंगे सर। अब बताओ बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा हूं? जब तक डेटाबेस बिजी होगा ना, टेम्पररी ये चैनल सर्वर, एटीएम चैनल, सारी वेबसाइट्स कहां पे होंगी? और बताओ डेटाबेस और एप्लीकेशन में किसका कहां पे डेटा होता है? पर मुझसे पासवर्ड कौन पूछता है? एप्लीकेशन। पर इंटरनेट बैंकिंग इसमें पासवर्ड कौन पूछता है? इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। तो फिर आईबीसीएस क्या करता है? ये पासवर्ड स्टोर करता है, ये चेक करता है। आप बताओ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले उसके वायरस है कि नहीं, वो कौन एंटीवायरस चेक करता है, राइट। ये प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? अगर हमने कुछ एक गलत डिमांड की ना, वो रोकता है हमें। उसके बाद में एक सवाल है यहाँ पे, बताओ ये तो सब मैंने पूछा, सब पूछ लिया ये। तो इस पूरे पेज का भी काम हो गया, इसके बाद के सारे पेज का काम हो गया। अब बस एक ही पेज बचा है। एक क्वेश्चन बताओ, रिस्क। एक मिनट, ये आधा पेज तो एक ही पेज, एक कॉन्सेप्ट इजी है। रिस्क को अगर आपको मैनेज करना है तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे, मैनेज करेंगे। 3.2 हो गया। फिर आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस नहीं, हाई रिस्क के इंडिकेटर्स क्या होंगे। देखो पहले आपने रिस्क ढूंढी, पर बहुत सारी रिस्क है, सारी रिस्क को बचा सकते क्या? इसलिए असेस करेंगे। फिर जो बहुत महंगी और बहुत खतरनाक रिस्क है उसको मिटिगेट करेंगे। पर कैसे समझेगा ना हमें कि रिस्क है, तो रिस्क के इंडिकेटर्स मालूम चलेंगे। फिर आप बोलेंगे रिस्क दिखे तो फिर कंट्रोल लगाना जरूरी है क्या? तो फिर बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? आईटी कंट्रोल्स, बराबर है। और लास्ट में, और एक बार आईटी कंट्रोल्स लगाएंगे तो क्या क्या उसका इफेक्ट दिखता है। तो बताओ ये क्वेश्चन कौन सा है? एक्चुअली 3 ही पार्ट्स होना चाहिए इसके। रिस्क को कम करने के लिए 3 ही पार्ट्स है। रिस्क को ढूंढो, असेस करो, कम करो। पर 3 पॉइंट जबरदस्ती की जोड़ दिए। सीए फाइनल में 3 ही पॉइंट है। रिस्क को ढूंढा, असेस किया, कम किया। इसमें कौन सा 4th पॉइंट क्या है? क्या मतलब है इसका? चेक कर। कैसे समझेगा कि कैसे हमारी रिस्क हो रही है? तो रिस्क के इंडिकेटर हो गए। नेक्स्ट, अच्छा रिस्क दिखते तो कंट्रोल क्यों करना चाहिए, और कंट्रोल लगाने पर क्या क्या असर होगा। दैट इज व्हाट दिस पॉइंट। ओके, जनरल कंट्रोल। कहां पे जनरल? बॉयफ्रेंड मिलना बहुत जनरल हो गया। क्या बोले इसके में? कॉन्फिडेंशियलिटी लीक होने की वजह से बॉयफ्रेंड का, कॉन्फिडेंशियलिटी लीक होने से इंसिडेंट हो सकता है। ऐसे समय पे बॉयफ्रेंड का एक्वायर करना, अवेलेबिलिटी होना और उसका बैकअप मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे समय पे अपन मतलब 31st आ रहा है, तो आइसोलेशन में जाके अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और अब लाइफस्टाइल में चेंज करना, ऐसा कुछ ना। आइसोलेशन में जाके क्या था? आइसोलेशन में जाके हाँ सैड होके अपने लाइफस्टाइल को नए साल से चेंज करना पड़ेगा। ऐसा मैंने कुछ बोला था ना, वापस से बोल दो एक बार। किसी लड़की की कॉन्फिडेंस लीक हो गई तो उसके लिए इंसिडेंट हो गया। अब वो बॉयफ्रेंड तो चला गया, नया बॉयफ्रेंड का अवेलेबिलिटी होना, एक्वायर करना, उसका बैकअप मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे समय पे सेपरेट होके सैड हो जाते हैं। अब इसीलिए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी है, वरना अगली बार वापस से कोई छोड़ के चला जाएगा। समझ गए आप? हे गाइस, गेटिंग दिस पॉइंट? आप बताओ इसके पॉइंट्स का मतलब क्या है। देखो पहली बात तो क्वेश्चन क्या पूछा है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल, जनरल एंड एप्लीकेशन। जनरल कंट्रोल वो होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। जनरल कंट्रोल्स में सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? मतलब क्या है?
कंट्रोल इसलिए लगा दे ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी हो, कॉन्फिडेंस लीकेज नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल लीकेज, आगे बोलो ना। इंसिडेंट, जनरल कंट्रोल इसलिए लगा दे ताकि इंसिडेंट होने पर तुरंत रिस्पॉन्स दे, हादसा हो तो वापस से वापस कर ले। हाँ, अब ऐसे समय पे बैकअप, मतलब जनरल कंट्रोल इसलिए लगा दे ताकि बैकअप होना चाहिए, आगे बोलो। अवेलेबिलिटी होना चाहिए, सिस्टम कभी बंद नहीं होना चाहिए। और एक्वायर करते समय ही हमने कंट्रोल लगाना चाहिए, एक्वायर करने के बाद नहीं, आगे बोलो। ऐसे समय पे सेपरेट आईटी का बंदा होना चाहिए मैनेज करने के लिए, आगे। शायद एस मतलब क्या, एस मतलब सिक्योरिटी होना, सिक्योरिटी पॉलिसी होना चाहिए। ए से एडमिन है क्या, ठीक है, एक्सेस भी एडमिन भी है, एक्सेस उसी को मिलेगा जो, और डी से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए। और डेवलपमेंट का भी एक पॉइंट है, डेवलप करते समय ही हमने अच्छे से डेवलप करना चाहिए। और लास्ट में क्या लिखा है, चेंज होना चाहिए। और चेंज क्या मतलब, चेंज वही लोग कर पाए जो लोग ऑथराइज पर्सन है। तो यहाँ पे जनरल कंट्रोल के लिए मेमोरी टेक्निक कौन सी हो गई, बॉयफ्रेंड। रिस्क असेसमेंट के 6 पॉइंट्स बोल दो, आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे, मिटिगेट करेंगे, रिस्क का इंपॉर्टेंस जानेंगे, वाई रिस्क का इंडिकेटर वही, फिर वाई कंट्रोल्स, एंड कंट्रोल लगाने के बाद में क्या होता है। अभी हमने क्या देखा बॉयफ्रेंड में, जनरल कंट्रोल। इसके पहले आपको मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिखा था, इंफॉर्मेशन सीआरआर, वो क्या था, इनबिल्ट आर्किटेक्चर था। इसके पहले आपने मुझे एक बताया था मेमोरी टेक्निक जिसका नाम है रिलायंस, तो वो कोर फीचर्स थे। एटीएम खोलने के बाद में जो दिखता है वो कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स है। और वो नहीं क्या प्लानिंग करेंगे, अप्रूवल करेंगे, एक को सेलेक्ट करेंगे, वो सब क्या है, हाउ डज सीबीएस वर्क। और आप मुझे बताओ, ये तो सारे कंपोनेंट्स आपको मालूम ही है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये सीबीएस वर्क कैसे करता मालूम है, कोर फीचर्स सिर्फ आपको याद करना है। रिलायंस का एग्जांपल है, बाकी ये तो आपको कंपोनेंट्स तो पकड़ में मिले हैं। और ये इंफॉर्मेशन सीआरआर, तो 3 टेक्निक आप याद रखना। एक तो इंफॉर्मेशन सीआरआर किसकी है, वो खत्म हो गया। रिलायंस किसका है, कोर फीचर। और बॉयफ्रेंड किसका है। तो अगर ये इतना याद कर लोगे ना आप आज, तो चैलेंजेस में आपको। और ये अच्छा, आजकल बैंक कौन सी सर्विस देती है, क्रेडिट कार्ड को एक्सेस और कुछ है ना, क्रेडिट कार्ड का कलेक्ट और क्लियर करना, कलेक्ट करो, डर लगता है डीआर पॉइंट, हाँ ठीक है। क्रेडिट कार्ड को कलेक्ट और क्लियर करने से डर लगता। अब क्रेडिट कार्ड मतलब, क्रेडिट मतलब क्या, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। कार्ड से 2 पॉइंट है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड को कलेक्शन से बैंक आजकल हमारे भी आप में कलेक्ट भी करती है, हमारे भी आप में चेक क्लियर भी कराती है। डी से डिपॉजिट भी कर सकते हैं हम बैंक में, बैंक हमें एडवांस भी देती है, और बैंक इधर से उधर रेमिटेंस भी कराती है, याद है। तो ये भी खत्म हो गया। अब एक ही क्वेश्चन घर जाके याद करना जिसका नाम है चैलेंजेस। ओम, उतना आपका होमवर्क है। ओम मैं नहीं कर रहा हूं, आप करेंगे। पूरे चैप्टर को मैंने रिवाइज किया। आप बता दो, इंफॉर्मेशन सीआरआर किसका है, रिलायंस किसका है, बॉयफ्रेंड किसका है, और ये डर लगता है वो किसका है, बैंक कौन से सर्विस देता है। आप अच्छे से पढ़िए, कल पहले हम लोग पढ़ेंगे और फिर टेस्ट देंगे। प्लीज पढ़ाई करिएगा। आई होप आज के बाद में चैप्टर और भी इजी लग रहा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।